जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार और ज़्यादा भी हो सकता है, मैं आपके लिए जो मीन्स राइटिंग है, जो मीन्स में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, जैसे कि जो पेपर सेकंड है आपका जीएस 2, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जिसमें इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है आपसे, भारत का जो गवर्नेंस सिस्टम है वो पूछा जाता है। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट? और उसी से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। जैसे ऑलरेडी मैंने एक अपलोड किया है कल, जिसमें हमने 69th अमेंडमेंट के द्वारा जो आर्टिकल 239 ए जोड़ा गया था, जिसके द्वारा 1 फरवरी 1992 से हमने यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का, राइट? तो वैसे ही आज भी मैं आपके समक्ष एक प्रश्न लेके आया हूँ, जो 2016 में पूछा गया था, जीएस 2 का क्वेश्चन है। और आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जो हमारे बिगनर्स हैं उनको भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इसीलिए कॉन्सेप्चुअली हमें पढ़ना है, राइट? देखिए, तो क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट इज आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन bearing marginal note temporary provision with respect to the state of Jammu and Kashmir temporary discuss the future prospect of this provision in the context of Indian polity। तो आप देख पा रहे होंगे 2016 में पूछा गया है। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, जिस पर जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान का सीमांत नोट है, किस हद तक अस्थायी है? भारतीय राजनीति के संदर्भ में इस प्रावधान की भविष्य की संभावना पर चर्चा करें। अब जैसे 2016 का क्वेश्चन है और इसकी भविष्य की जो संभावना है वो हम जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 से ये अस्थायी तौर पे कहीं ना कहीं पैसिव स्टेज में चला गया है, मतलब एक्टिव फॉर्म में नहीं है। अभी भी संविधान में है पर अभी चालू नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि किस तरह से जो जम्मू एंड कश्मीर जो एक राज्य का दर्जा जिसे था, आज वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है, राइट? तो देखिए, इसी पे हम चर्चा करेंगे, पर इसमें एक बात आपने याद रखनी है, क्योंकि इसमें बात भारतीय संविधान की पूछी गई है। तो इसमें हमें आगे बढ़ने से पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें कुछ टॉपिक्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो व्हाट आई मीन टू से, अब मैं अगर इसको पूरी अच्छी तरह बताऊं, क्योंकि मेरी अप्रोच हमेशा एक होलिस्टिक होती है, 360 डिग्री होती है। तो उसमें अगर मैं इसका सिंगल वीडियो बनाऊं तो ये काफी, आई गेस, 1.5 से 2 घंटे का वीडियो हो सकता है। तो इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें पार्ट्स में मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, राइट? पार्ट्स में। और आपको कहीं ना कहीं जो मेरे फ्रेशर्स बालक बालिकाएं हैं उनके लिए काफी हेल्प होगी इससे, राइट? तो इसीलिए याद रखेंगे, हम जो इसमें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे हिंदी में हम संविधान सभा कहते हैं, संविधान सभा, उस पे हम चर्चा करेंगे। अब पहले तो ये याद रखिएगा, बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट जो एकदम नए फ्रेशर हैं, वो संविधान सभा को हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं, संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन लिख देते हैं और सभा को असेंबली। देखिए, इंग्लिश में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाता है और हिंदी में ये संविधान सभा रहता है, राइट? तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान देना है और ये भी ध्यान देना है कि हम इसको पहले पढ़ेंगे, संविधान सभा का पूरा जो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, किस तरह से ये संविधान सभा बनती है और किस तरह से फिर आगे हम देखेंगे किस तरह से कि जो बाबा साहब हैं, बी आर अम्बेडकर साहब जो हैं, उन्होंने 370 जो कहीं न कहीं जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, उसकी ड्राफ्टिंग करने से मना कर दिया था। तो किस तरह से एन गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा ड्राफ्टिंग की गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर। तो वो पूरी स्टोरी मैं आपको देने वाला हूँ, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत देखिए, हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो संविधान सभा है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, राइट? तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी प्रसिद्ध लोग हैं, बी आर अम्बेडकर साहब हैं, मौलाना अबुल कलाम साहब हैं, वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले, 1 सेकंड। तो देखिए, शुरुआत मैं कर रहा हूँ गांधी जी से। गांधी जी से शुरुआत क्यों हो रही है? देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ 1922 की। 1922 में गांधी जी ने, जी मतलब गांधी जी ने पहली बार कहा था कि जो स्वराज है, वो कभी भी कोई हमें गिफ्ट नहीं दे सकता। हमें कोई गिफ्ट नहीं दे सकता, अर्थात हमारा स्वराज ब्रिटिशर्स नहीं बना सकते। गांधी जी ये कहना चाहते थे, अर्थात स्वराज को कोई गिफ्ट नहीं कर सकता। स्वराज जो है, स्वराज जो है वो
जो नेटिव हैं, यानी कि जो मूल निवासी हैं भारत के, उन्हीं के द्वारा बनाया जाएगा। तो ये गांधी जी का कहना था, और जिसको 24 वर्षों के बाद, अगर इसमें 24 वर्ष आप जोड़ते हैं, 1922 में जब आप 24 वर्ष जोड़ते हैं, तो आता है 1946। और हम सभी जानते हैं जो प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की, जब वो बन गई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, और पहली बैठक में ही इस बात को दोहराया गया था, जो कि हमारे नेशंस फादर महात्मा गांधी जी द्वारा 1922 में कहा गया था। तो यहाँ पर आपने समझने वाली बात यह है कि गांधी जी ने कहा था एक स्वराज जो है उसे कोई गिफ्ट नहीं दे सकता, और वो नेटिव द्वारा ही बनाया जाएगा। अर्थात यहाँ पर ये कहा गया था कि स्वराज जो है वो एक नेटिव, मतलब एक इलेक्टेड बॉडी आएगी। क्या आएगी? भारत के ही निर्वाचित एक संस्था बनाई जाएगी, एक निकाय बनाया जाएगा। अर्थात यहाँ पर गांधी जी ने कहीं ना कहीं संविधान सभा की बात की। संविधान सभा। और ये संविधान सभा कैसी होगी? जिसमें निर्वाचित सदस्य होंगे, भारत के ही निर्वाचित सदस्य होंगे। इसीलिए निर्वाचित होने से ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है ऐसे लोग जो नेटिव होते हैं और वो निर्वाचित होके आते हैं, और जब वो किसी देश का संविधान बनाते हैं तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। तो यहां से आप समझ गए होंगे गांधी जी ने जो ये स्वराज वाली बात कही थी, उसके द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि गांधी जी ने कहीं ना कहीं, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप था, इनडायरेक्ट वे में, उन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। कब? 1922 में। राइट। आगे देखेंगे। अब देखिए गांधी जी का स्वराज भी देख लेते हैं। गांधी जी स्वराज से क्या कहना चाह रहे थे, इनका क्या मतलब था? तो बहुत प्रख्यात प्रख्यात जो हमारे साहित्यकार हैं, लेखक हैं, उन्होंने इसको समझाया है। तो स्वराज को असल में गांधी जी दो पैमानों में देखते थे, दो पैरामीटर थे इसके। एक नेशन के आधार पे, और एक इंडिविजुअल के आधार पर। अब नेशन के आधार पे था कि जो देश है उसी के देश राज्य करेगा, यानी कि वो आजादी की बात कर रहे थे, इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, सेल्फ रूल की बात कर रहे थे। और इंडिविजुअल मतलब था, जैसे आजकल आपको दिखता है मेक इन इंडिया, यानी कि हर एक नागरिक स्वदेशी भोजन, स्वदेशी वस्तु का इस्तेमाल करेगा, जो आजकल हमें मेक इन इंडिया के रूप में हमें दिखता है। तो स्वराज जो था गांधी जी का, वो दो पैरामीटर्स में काम करता था, एक राष्ट्रीय स्तर पे और एक व्यक्तिगत स्तर पे। राइट। तो यहां से आपने देखा होगा कि 1922 से ही हमें दिख रहा है कि गांधी जी ने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की। राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये दिख रहा है वर्ल्ड वॉर सेकंड, द्वितीय विश्व युद्ध। और आप सभी जानते हैं कि अगर मैं द्वितीय विश्व युद्ध की बात करूं, वर्ल्ड वॉर सेकंड की, तो उसका जो समयकाल था वो था 1939 से लेकर 1945। राइट। तो देखिए जब ये विश्व युद्ध हुआ द्वितीय, तो इसमें क्या हुआ कि जो मांग है, भारत मांग है, जो जो, जो डिमांड है आजादी की, उसको जोर मिला। क्योंकि जो यूके है उसको कहीं ना कहीं काफी नुकसान हुआ। माफ कीजिएगा, काफी नुकसान हुआ था। और हम सभी जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सुपर पावर निकल के आए हैं, यूएसए और यूएसएसआर। और जो यूके है वो काफी आर्थिक आधार पे कमजोर हुआ था। तो इसीलिए जो डिमांड है भारत की तरफ से आजादी की, वो काफी तेज हुई, काफी स्ट्रांग हुई। राइट। और सभी ने संविधान सभा की मांग करी। तो इसी में हमें दिखता है कि आगे हम देखेंगे 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब हम ये भी देखेंगे कि बहुत सी किताबों किताबों में लिखा जाता है जो क्रिप्स मिशन है वो फेल था। हम देखेंगे क्या ये पूरी तरह से फेल था, ये कहीं ना कहीं किसी मात्रा में इसने साहित्य रचा, वो हम अभी चर्चा करने वाले हैं। राइट। पहले हम देखेंगे कि जो ये डिमांड है, डिमांड में कहा जा रहा है कि आज़ादी मिले और भारत का एक संविधान सभा बनाया जाए जो भारत के संविधान की संरचना करेगी। राइट। तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा डिमांड में? अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जो ये डिमांड है, जो भारत के लीडर्स जो हैं, दिग्गज जो हैं, जो मांग कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो लोग ऐसे हैं जो संविधान सभा की मांग नहीं कर रहे हैं। वो दो लोग कौन है? आई रिपीट, देयर वर टू पीपल, दोज हु आर नॉट डिमांडिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नॉट डिमांडिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब वो दो लोग कौन है उस पर हम चर्चा चर्चा करते हैं। पहले हैं आपके जिन्ना साहब। जिन्ना साहब इस पक्ष में नहीं थे,
कि संविधान सभा स्थापित हो, क्योंकि जिन्ना साहब की मांग थी कि 2 संविधान सभा होनी चाहिए और 2 निशंस होने चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं, जिन्ना ने कहीं न कहीं जो सैयद अहमद खान ने जो टू नेशन थ्योरी दी थी, टू नेशन थ्योरी दी थी, उस पे जिन्ना साहब इस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध है, उस पे अमल कर रहे हैं। कौन सी थ्योरी पे? टू नेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? सैयद अहमद खान। इस पे भी हम देखेंगे भी, डोंट वरी। और दूसरे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान सभा की मांग नहीं करी, वो थे आपके बी आर अम्बेडकर साहब। बी आर अम्बेडकर साहब ने कहीं न कहीं आज़ादी की मांग की है। उन्होंने ऐसा नहीं है कि आज़ादी की मांग नहीं की है, पर उन्होंने कहा है कि संविधान सभा की ज़रूरत नहीं है, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसके द्वारा ही देश चलाया जा सकता है, उसके नियमों के द्वारा ही देश चलाया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अपने में काफ़ी बड़ा, काफ़ी विस्तारित अधिनियम था, क्योंकि उसमें 321 धाराएँ थी, राइट? और आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान का जो इतना बड़ा आकार बना है, उसके पीछे ये भी कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लिया गया है। तो इसीलिए जो विशालकाय आकार बना है भारत के संविधान का, उसके पीछे कहीं न कहीं ज़िम्मेदार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी है, राइट? तो यहाँ पर हमने चर्चा करी है कि 2 लोग जो हैं, जिन्ना और अम्बेडकर साहब, इन्होंने मांग नहीं करी, बाकी लोगों ने मांग करी। अब यहाँ पर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो टू नेशन थ्योरी है, टू नेशन थ्योरी जो सैयद अहमद खान जी ने दी थी, उसके देने के पीछे 2 आधार थे। पहला आधार था रिलीजन, अर्थात धर्म के आधार पर कभी भी हिंदू जो है वो मुस्लिम को नहीं अपनाएगा, और दूसरा आधार था कल्चर, संस्कृति, कि जो भारत देश है वो बिल्कुल भी हिंदुओं के पक्ष में नहीं है। तो कल्चर के आधार पे एक अलग से नेशन बनाने की मांग की गई, जो आगे चल के पाकिस्तान बना। और रिलीजन यानी कि बिल्कुल भी मुस्लिम को अलग किया गया, राइट? तो ये टू नेशन थ्योरी के आधार थे, रिलीजन और कल्चर, राइट? जो सैयद अहमद खान ने उठाई थी ये बात, जिसे 60 वर्षों के बाद भी जिन्ना ने आधार बनाया, और इसी के आधार पे जिन्ना साहब लड़ते रहे और अंत में पाकिस्तान को स्थापित किया, राइट? तो इस तरह से आपने देखा। अब देखिए, सीधे मैं आ रहा हूँ क्रिप्स मिशन पे। तो क्रिप्स मिशन जो है, ये आपको दिख रहा होगा, क्रिप्स मिशन। अब ये भारत में भेजा जाता है, कब भेजा जाता है? ये भारत में जाता आता है, माफ कीजिएगा, ये भारत में आता है 22 मार्च 1942 को। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिप्स मिशन को ज़्यादातर किताबों में लिखा है ये फेल है, ये फेल हुआ था। बिल्कुल ये फेल हुआ था, क्योंकि ना ही इसको मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया और ना ही इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वीकार किया। ये बात सत्य है, परंतु इसमें एक बात हमें और भी ध्यान देने वाली है कि क्रिप्स मिशन पहला ऐसा आयोग बना जिसने कहीं न कहीं इस बात को स्वीकारा कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ही संविधान बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। इस बात को पहली बार किसी संस्थान ने स्वीकारा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो आईएनसी की डिमांड थी, जैसे गांधी जी ने पहले स्वराज में कहा था, ये नेटिव जो मूल निवासी हैं उनके द्वारा ही बनाया जाएगा। तो ये मांग हमें कहीं न कहीं पूरे होते हुए दिख रही है, क्योंकि अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ी है आप लोगों ने, तो आपने देखा भी होगा कि 1934 में एम एन रॉय के द्वारा ये दोबारा बात उठाई गई थी कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, एम एन रॉय ने 1934 में। फिर 1935 में आईएनसी के द्वारा भी ये मुद्दा उठाया गया, प्रस्ताव लाया गया, और 1938 में जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने कांग्रेस के बिहाफ में ये घोषणा करी कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, जो एक इलेक्टेड बॉडी होगी। कैसी होगी? निर्वाचित होगी। और ये निर्वाचन कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट, माफ कीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक संविधान सभा होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, जो एक इलेक्टेड बॉडी होगी, निर्वाचित होगी, और कहीं ना कहीं इसमें जो निर्वाचन होगा वो एडल्ट सफरेज के माध्यम से होगा। और एडल्ट सफरेज क्या है? जैसे आज के हिसाब से अगर आप कम से कम 18 वर्ष के हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हैं, किसी भी लिंग के हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक मिनिमम जो एज है आपकी, न्यूनतम आयु जो है वो होनी चाहिए, तो उसी को एडल्ट सफरेज कहा जाता है। पहले ये 21 वर्ष था,
अब ये 18 वर्ष हो गया है, राइट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा 21 से 18 कब हुआ है, ठीक है? तो ये एडल्ट सफरेज ये था, आईएनसी की मांग। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कहीं न कहीं जो क्रिप्स मिशन है उसने इस बात पे स्वीकृति ज़रूर दिखाई है कि एक इलेक्टेड बॉडी होगी। तो ये कहीं न कहीं क्रिप्स मिशन को हम कह सकते हैं कि ऑल्दो ये फेल हुआ था, पर इसने इस बात को स्वीकारा। तो कहीं न कहीं ये माँग के आधार पे अगर मैं देखूँ, तो ये कहीं न कहीं आईएनसी के पक्ष में थी ये बात, राइट? क्योंकि ये बात मुस्लिम लीग क्यों नहीं कह रहा हूँ मैं? क्योंकि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वाली बात करी थी आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, राइट? चलिए, तो इस तरह से हमने क्या देखा, क्रिप्स मिशन चाहे फेल था, परंतु इसने ये स्वीकारा कि कहीं न कहीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये हैं आपके क्लेमेंट एटली। और आप सभी जानते हैं कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो क्लेमेंट एटली की सरकार जो लेबर पार्टी कहलाई, लेबर पार्टी पूर्ण बहुमत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार बनाती है। और हमें ये भी दिखता है कि सितंबर के महीने में, सितंबर 1945 में क्लेमेंट एटली की सरकार भारत के उपलक्ष्य में कंटेम्पलेट करती है, यानी कि सोच विचार करती है कि अब भारत को संविधान सभा दी जाएगी, ठीक है? सितंबर 1945 को ये घोषणा करती है कि भारत को जो संविधान सभा देने की बात की गई है, उसको कहीं न कहीं सोचा समझा जाएगा। और हमें आगे दिखता है कि जनवरी 1946 को लंदन के लंदन के पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन भारत में भेजा जाता है कि भारत की स्थिति को समझना है, भारत में क्या विचार हैं, ठीक है? तो संसदीय स्तर का ये डेलीगेशन भेजा जा रहा है और ये अपनी रिपोर्ट देता है और कहता है कि भारत में अभी सबसे ज़्यादा जो माँग की जा रही है, वो संविधान सभा की माँग की जा रही है। अगर वो नहीं मानी जाएगी, तो भारत में काफ़ी खून-खराबा हो सकता है, क्योंकि जिन्ना बिल्कुल भड़के हुए थे, राइट? क्योंकि 1942 का आपको पता ही है, क्रिप्स मिशन फेल हुआ था और यहाँ पर जो गांधी जी का था, क्विट इंडिया मूवमेंट, आप सभी जानते हैं, 1942 में लागू किया गया था, तो वो भी चल रहा था, तो उससे भी कहीं न कहीं भारत की स्थिति बहुत खराब थी। तो 1946 में जो लंदन का पार्लियामेंट डेलीगेशन भेजा गया था, उसके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई थी कि कहीं न कहीं भारत में जितना जल्दी हो संविधान सभा गठित कर दी जाए। चलिए, अब समस्या क्या है? समस्या है कैबिनेट मिशन के साथ। देखिए, कैबिनेट मिशन ने बहुत अच्छा काम किया, राइट? आज आपको शायद मैं बता पाऊँ, समझा पाऊँ कि कैबिनेट मिशन के ऊपर कितनी बड़ा चैलेंज था। तो सबसे पहले हम देखेंगे, कैबिनेट मिशन भेजा गया, कैबिनेट लेवल की बात है ये। कैबिनेट मिशन में सबसे पहले तो ये याद रखिएगा 3 लोग थे। वो थे आपके पैथिक लॉरेंस पैथिक लॉरेंस, जो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये सब हम जानते ही हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पद है, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद है, ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से आया था, राइट? तो पैथिक लॉरेंस थे आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एक दूसरे थे आपके एवी अलेक्जेंडर, काफी समझदार व्यक्ति थे, काफी कानूनी नॉलेज थी इनको। और तीसरे थे आपके जिनको तजुर्बा था, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो 1942 में भी आए थे, तो इनको तजुर्बा था, तो इनको भी लाया गया। तो ये 3 लोग भारत में पहुंचे। अब ये भारत में कब पहुंचे ये 3 लोग, हम देख लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन के ये 3 लोग भारत में पहुंचे हैं 24 मार्च 1946, और अपनी जो ये रिपोर्ट देते हैं, जो कि ऑल इंडिया रेडियो में ऑल इंडिया रेडियो में जिसकी घोषणा होती है, जिसकी डिक्लेरेशन होता है ऑल इंडिया रेडियो में दिल्ली से, वो डिक्लेरेशन होता है आपका 16 मई 1946 को। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो घोषणा है, किसी-किसी किताब में लिखा गया है कि ये घोषणा उस समय के तत्कालीन जो वाइसरॉय थे, उस समय के वाइसरॉय थे आपके अ, वेवल साहब थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं वेवल साहब का जो टाइम पीरियड है, वो 1944 से 47 तक का है। तो बहुत सारी किताब में लिखा है कि ये घोषणा वाइसरॉय ने करी है, पर जो ऑथेंटिक किताब है, जैसे आप ग्रैनविले ऑस्टिन की भी किताब अगर आप पढ़ते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वहां पर हमें आंसर मिलता है, ये घोषणा जो करी थी वो करी थी पैथिक लॉरेंस ने। देखिए, क्योंकि पैथिक लॉरेंस जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और एज पर हायरार्की
जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो हायरार्की में बड़े हैं किससे? वाइसरॉय से। तो यहाँ से ये बात आपने याद रखनी है, ये घोषणा जो है वेवल साहब ने नहीं करी थी जो उस समय वाइसरॉय थे, ये घोषणा करी थी पैथिक लॉरेंस ने जो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ऑल इंडिया रेडियो से, ठीक है, 16 मई 1946 को। और भारत में कब आए थे? 24 मार्च 1946 में। अब देखिए 24 मार्च से लेकर 16 मई के बीच इन्होंने बड़ा जटिलता वाला जो काम था उसको बड़ी समझदारी से निभाया है। कैसे? अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए उस समय जो संविधान सभा की मांग तो थी, पर ये मांग अलग-अलग थी। कैसे? अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मांग है इसको मैं 2 में विभाजित कर रहा हूँ। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ मुस्लिम लीग और एक तरफ लिख रहा हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मुस्लिम लीग की जो मांग थी वो थी टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड टू नेशंस। टू नेशंस मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और हिंदुस्तान का संविधान सभा अलग और पाकिस्तान की संविधान सभा अलग। और मुस्लिम लीग ये भी चाहता था जब तक संविधान सभा जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, तब तक ब्रिटिशर्स ना जाएं। ब्रिटिशर्स तब तक भारत में रहें, यानी कि भारत को आज़ादी ना मिले। जब संविधान सभा संविधान बना दे तब जाकर आज़ादी मिले। क्यों चाहते थे मुस्लिम लीग या जिन्ना साहब ऐसा? क्योंकि जिन्ना साहब को पता था कि आईएनसी का कहीं न कहीं वर्चस्व है, तो कहीं न कहीं हो सकता है पक्षपात हो सकता है। इसीलिए आईएनसी को जो उसका बढ़ता हुआ वर्चस्व था, उसको काउंटर करने के लिए वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप रहे। वैसे ही आईएनसी की जो माँग थी, आईएनसी कहती थी वन नेशन एंड वन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पहली बात तो देखिए यहीं से फ़र्क है। ये लोग माँग रहे हैं टू नेशन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आईएनसी कह रहा है वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दूसरा है कि आईएनसी चाहती थी कि फटाफट जो है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत को आज़ादी दें, क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स बीच में इंटरफेयर करेंगे, तो लोगों की जो शिकायत है, आपसी जो मतभेद हैं, चाहे वो प्रिंसली स्टेट हैं, राजा-रजवाड़ों के साथ जो मतभेद हैं, अगर ब्रिटिशर्स बीच में आएँगे तो कहीं न कहीं चीज़ों को मैनिपुलेट कर देंगे, जो ब्रिटिशर्स हमेशा करते हुए आए हैं, राइट? जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो-मैसूर, एंग्लो-मराठा, ये सब मैं जब आपको पढ़ाऊँगा तब आपको पता पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स कितना मैनिपुलेट करते थे। तो आईएनसी चाहती थी कि ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ के चले जाएँ, जितना जल्दी हो जाए, और न्यूनतम हस्तक्षेप करें, एकदम न्यूनतम। बस साइनिंग अथॉरिटी बने रहे और कुछ नहीं। बाकी ये है कि जिससे कि जो भी मतभेद है, वो आपस में हम सुलझा लें। तो ये देखिए जटिलता बिल्कुल, अब आप समझ रहे होंगे इसको, दोनों माँगों को कहीं न कहीं बीच का रास्ता निकालना था, और वो बीच का रास्ता हमें दिखता है कैबिनेट मिशन द्वारा निकाला गया, जिसमें क्रिप्स मिशन तो फेल था। कैबिनेट मिशन ने इसका बीच का रास्ता निकाला समझदारी से, राइट? और अब हम समझेंगे कि किस तरह से मुस्लिम लीग भी मान गया और किस तरह से आईएनसी मान गया, हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं मुस्लिम लीग को कैसे मनाया। मुस्लिम लीग को मनाया कि पाकिस्तान को स्थापित किया जाएगा, यानी कि एक नया राष्ट्र बनेगा, ये बात स्वीकारी गई। परंतु ये भी शर्त रखी गई कि संविधान सभा एक ही होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ही होगी। तो यहाँ पर हमें जिन्ना साहब एग्री होते हुए दिखे, क्यों? क्योंकि उनको कहीं न कहीं ये दिख गया है कि अब पाकिस्तान बनेगा, जो आगे चल के बना भी, राइट? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। तो इसीलिए मुस्लिम लीग में आईएनसी, माफ़ कीजिएगा, मुस्लिम लीग से जिन्ना मान गए हैं। वैसे ही आईएनसी में अगर आप देखेंगे तो आईएनसी में कहीं न कहीं जो कैबिनेट मिशन है उसने ये बात स्वीकारी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और हालाँकि ये बात नहीं स्वीकारी कि एडल्ट सफ़रेज की जो माँग की गई थी, जो मैंने आपको अभी ये बताया था, आज के हिसाब से 18 साल के अगर आप हैं, तो आप वोटिंग कर सकते हैं। तो एडल्ट सफ़रेज की बात नहीं मानी गई क्योंकि पॉसिबल नहीं था, समय कम था, और ये काफ़ी लंबा-चौड़ा काम था, काफ़ी खर्चीला काम था, तो इसमें रिपोर्ट बनानी पड़ती, सबकी उम्र निकालनी पड़ती, तो समय का अभाव था, तो इसलिए ये एडल्ट सफ़रेज वाली बात नहीं मानी गई, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वाली बात मानी गई। अर्थात जो संविधान सभा के सदस्य होंगे, उनका जो चुनाव होगा उसमें जो प्रांतीय स्तर की जो विधानसभाएँ हैं, वो भाग लेंगी, राइट? हर आदमी नहीं लेगा। और कहीं न कहीं बाकी तो एक ही संविधान सभा होगा, तो ये कहीं न कहीं आईएनसी के पक्ष में था। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि आईएनसी भी की भी कहीं न कहीं अगर पूरी बात नहीं मानी गई है, परंतु बहुत सारी बात मानी गई हैं। वैसे ही मुस्लिम लीग का अगर बहुत सारी बातें नहीं मानी गई हैं, तो कहीं न कहीं कुछ बातें मानी गई हैं, राइट? जैसे मुस्लिम लीग की अगर जो बात मानी गई है, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान स्थापित होते हुए हमें दिख रहा है, और आईएनसी की तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ही होगा, ये माना जा रहा है। इसीलिए अंत में हमें दिख रहा है कि दोनों ही मान जाते हैं, और इसीलिए जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस समय के, जिनका नाम था पैथिक लॉरेंस, वो घोषणा करेंगे कब? 16 मई
1946 को ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा। और यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिखेगा किस तरह से संविधान सभा बनाई जाएगी, ठीक है। अब संविधान सभा का जो जैसे आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो लक्ष्मीकांत में ऐसा लिखा गया है कि 1 मिलियन पॉपुलेशन जो है, यानी कि 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, एक सीट मिलेगी। पर देखिए, अगर आप थोड़ा और एडवांस की किताब पढ़ते हैं, जैसे ग्रैनविले ऑस्टिन की द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो उसमें आपको पता चलता है कि 1 मिलियन बेसिकली क्या था। जो कैबिनेट मिशन ने टोटल सीट दी थी वो 389 दी थी। कितनी? 389। इसमें से डिवीजन था 296 सीट्स और 93 का। और जो 93 सीट्स थी ये नॉमिनेटेड थी। नॉमिनेटेड, मनोनीत सीटें थी, मनोनीत, जो राजा रजवाड़ों की थी, प्रिंसली स्टेट की थी। और 296 जो थी ये कहीं ना कहीं ये आपकी इलेक्टेड सीट्स थी। हालांकि फर्दर इसका भी डिवीजन था, क्योंकि 296 में जो 4 सीट्स हैं वो सीट्स थी कमिश्नरीज की, ठीक है। परंतु चाहे वो कमिश्नरी की हो, चाहे वो प्रोविंस की हो, ठीक है, 296 में से ही 4 है। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 296 को अगर मैं तोड़ूं तो ये 292 प्लस 4 बनेगा। तो 4 है कमिश्नरी और 292 है आपकी प्रोविंस की। तो ये जो सीटें हैं, खासकर प्रोविंस की सीटें हैं, इसका रेशियो तय किया गया था 1 मिलियन, 1 मिलियन इक्वल्स टू 1 सीट। ये हमें ग्रैनविले ऑस्टिन की किताब से पता चलता है, ठीक है। तो असल में जो 1 मिलियन इक्वल्स टू 1 सीट था, वो हमारा ये निर्वाचित सीट जो थी, जो प्रोविंस को दी गई थी, उसका है, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि आपकी जो संविधान सभा है वो मनोनीत भी है और वो निर्वाचित भी है, इलेक्टेड भी है और नॉमिनेटेड भी है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, माफ कीजिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कैसी थी। ईदर इट वाज इलेक्टेड और इट वाज नॉमिनेटेड। सो यू हैव योर आंसर, इट वाज बोथ, दैट इज इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, राइट। अब देखिए, इसी बीच क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे वेवल साहब हैं, जो उस समय के वाइसरॉय थे, जो 1944 से 47 तक वाइसरॉय रहे, इन्होंने कहीं न कहीं एक कोशिश करी कि एक इंटरिम सरकार बनाई जाए। देखिए, इंटरिम सरकार क्यों बनाई जा रही है? जिससे कि जो आईएनसी और मुस्लिम लीग में जो मतभेद है उनको कम किए जाएँ। अब क्वेश्चन है, ब्रिटिशर्स क्यों चाहते थे कि मतभेद कम हो? क्योंकि कैबिनेट मिशन ने जानबूझ के संविधान सभा एक ही दी थी। क्यों? क्योंकि जिससे कि ये लोग एक हो जाएँ। अब क्यों चाहते थे एक हो? क्योंकि हो क्या रहा था, काफ़ी खून-खराबा हो रहा था, खासकर पंजाब प्रांत में और बंगाल प्रांत में काफ़ी खून-खराबा हो रहा था, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूके पे प्रेशराइज़ किया जा रहा था, यूएसए के द्वारा और यूएसएसआर के द्वारा। देखिए, उस समय चाहे वो यूएसए है जिसने पूंजीवाद विचारधारा को अपनाया था, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को अपनाया था, और यूएसएसआर जिसने साम्यवाद, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को अपनाया था, परंतु दोनों ही कहीं न कहीं एक लोकतांत्रिक सिद्धांत पे चल रहे थे। और लोकतांत्रिक सिद्धांत में जो प्रजा होती है, वो नागरिक होती है, वो सब्जेक्ट नहीं होते हैं, वो सिटीजन होते हैं, वो अधिकार वाली बात होती है। यूएन भी स्थापित हो चुका था 1945 में, आपको पता ही है। ह्यूमन राइट की बात होने लग गई थी। तो इसीलिए कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स के ऊपर ये आरोप आ रहा था कि खून-खराबा इन्हीं की वजह से हो रहा है। तो इसीलिए वो लोग कोशिश कर रहे थे कि इनको एक करने की। इसीलिए इंटरिम गवर्नमेंट स्थापित की जाती है। और इंटरिम गवर्नमेंट आप देख ही रहे होंगे, 2 सितंबर 1946 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, राइट। 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की जाती है, जिसके मुखिया वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को द्वारा। और इसमें पहले जो मुस्लिम लीग हैं वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, परंतु आगे चल के मुस्लिम लीग इसमें जॉइन होते हैं, आगे चल के ये जॉइन होते हैं। परंतु इनको जॉइन होने का मुख्य उद्देश्य है कि इसको किसी भी तरह काम ना करने दिया जाए, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, जिसे इट इज आल्सो नोन एज प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, राइट। अब देखिए, इस तरह से हमें दिख रहा है कि अब क्या होगा अंत में, कि चुनाव होते हैं। और चुनाव का मैंने आधार आपको बता दिया है, एडल्ट सफरेज तो नहीं है, हर आदमी वोट नहीं करेगा, केवल जो प्रांतीय स्तर की जो विधानसभाएं थी उनके द्वारा वोट किया जाता है। और जो हमें रिजल्ट हमें दिखाई देता है संविधान सभा का 296 सीट्स का, क्योंकि चुनाव तो इसी में होगा, तो इसका रिजल्ट हमें कुछ इस तरह का दिखता है। आईएनसी की 208 सीटें आती हैं, मुस्लिम लीग की 73 सीट्स आती हैं, और जो अन्य हैं, अदर्स हैं, चाहे वो निर्दलीय थे या छोटी मोटी पार्टी थी, उनकी सीट आई थी 15। तो अगर आप इसको टोटल करते हैं तो आपको ये 296 मिलेगा, ठीक है। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे 208 सीटें आईएनसी के पास आ गई है। और ये जो संविधान सभा है, इसमें जो भी प्रस्ताव पारित होगा वो एक लोकतंत्र के हिसाब से होगा, यानी कि सिंपल मेजोरिटी से होगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या ट्विस्ट है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी बिल पास होगा वो सिंपल मेजोरिटी से होगा। और सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है कि कम से कम 50% प्लस वन ऑफ टोटल सीट आपको चाहिए होता है। अब टोटल सीट थी 389,
और इसका 50% अगर निकालें तो इसको तोड़ लेते हैं पहले। 80 प्लस 9, 150 प्लस 40 प्लस 5, 5 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 4.5 है, पर इंसान को तो हम आधा नहीं काट सकते ना। तो यानी कि 195 सीट कम से कम चाहिए, 195 मत वोटिंग, और वो बिल पास हो जाएगा। और कांग्रेस कितने लेके आई है? 208। तो यहाँ से ये हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे जो आलोचक हैं जिन्होंने संविधान सभा को एक कांग्रेस की सभा बताया है, वो कहीं न कहीं तर्कपूर्ण आलोचना हमें दिखती है, राइट? तो यहाँ पर क्या है कि कहीं न कहीं मुस्लिम लीग इसको पूरी तरह से बॉयकॉट कर देगी, क्योंकि अब कोई फायदा ही नहीं है। वैसे दिख भी रहा है हमें कोई फायदा नहीं है, कोई भी बिल पास होगा वो आईएनसी से ही होगा, क्योंकि न्यूनतम है हमें 195 चाहिए और कांग्रेस तो 208 लेके आ गई, राइट? तो अब क्या होगा, जो प्रथम बैठक होगी, तो उस समय के जो वाइसरॉय हैं वेवल साहब, ये 20 नवंबर 1946 को घोषणा करेंगे कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होगी वो 9 दिसंबर 1946 को होगी। और इसी प्रकार हमें लक्ष्मीकांत से भी हमें डेटा मिलता है कि प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी बैठक में आपने देखा कि किस तरह से जो वो पहले अध्यक्ष चुने गए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे वरिष्ठ थे आयु में, एज में सबसे सीनियर थे। और जो एज में सबसे सीनियर होता है उसको बनाया जाता है टेम्पररी वे में, एक दिन के लिए उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये प्रथा है फ्रेंच की, ये बात आपने याद रखी। तो इस तरह से आपने देखा होगा किस तरह से हमने पढ़ा है, 1922 से शुरू किया था महात्मा गांधी से मैंने, और किस तरह से हमने देखा कि जो क्रिप्स मिशन था, ऑल्दो वो फेल था, पर उसने इतिहास रचा कि उसने एक निर्वाचित सभा की बात को स्वीकारा, राइट? और इसी तरह से एक अंतिम में हम देखेंगे क्या कैबिनेट मिशन को हम कहते हैं ये पूरी तरह से सक्सेसफुल था? नहीं, ऐसा नहीं था। कैबिनेट मिशन भी अपने लेवल में फेल था। कैसे? ऑल्दो ये सक्सेसफुल था एक नेगोशिएशन करने में ये सक्सेसफुल था, इसीलिए संविधान सभा बन पाई। इसने मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई किया और आईएनसी को सेटिस्फाई किया, परंतु आगे चल के हमने देखा कि किसी भी सूरत पे आईएनसी और मुस्लिम लीग एक नहीं हो पाए, किसी भी सूरत में। तो मुख्यतः कैबिनेट मिशन यहां हार गया और अंत में हमें भारत के टुकड़े दिखे, राइट? एक हमें बना वेस्ट पाकिस्तान और एक बना ईस्ट पाकिस्तान। इसीलिए हम कैबिनेट मिशन को ये कह सकते हैं कि नेगोशिएशन लेवल पे तो ये सक्सेसफुल था, परंतु इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि किसी तरह से एकता आ जाए, पर वो नहीं हो पाया, राइट? तो ये बात अपनी याद रखनी है। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह काफी डेप्थ में आपको डेटा दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी मेंस राइटिंग में यही डेटा काम आता है और यहीं से आप देख रहे होंगे काफी फैक्ट्स आपके निकल रहे हैं, राइट? तो मेरा ये प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करिए और इन वीडियोस को, इस चैनल को उन तक पहुंचाइए जो फीस नहीं दे पाते हैं पर टैलेंटेड होते हैं, पर फीस ना देने के कारण वो रह जाते हैं। और उन तक भी पहुंचाइए जिनको लगता है कि सिविल सर्विसेज बहुत टफ होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है, एक कंसिस्टेंट वे में आपको प्रयास करना होता है। और डोंट वरी, आई एम देयर, राइट? तो यहीं से सेशन एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।